लेकिन वह हर भारतीय को भ्रष्टाचारी समझता था। यानी कि जो भारत से लूट कर रहे थे अंग्रेज, वह उन अंग्रेजों को भ्रष्टाचारी ना समझ करके भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ता है किसके ऊपर? भारतीयों के ऊपर। और वो रेसिज्म का शिकार था, आप ऐसे समझिए। यानी कि वो यूरोपियों को आपका उन्नत समझता था, उनको श्रेष्ठ समझता था, और हम भारतीयों को वह बहुत कमतर जानता था। और इसीलिए उसने आपका बहुत सारे उसके जो एक्शंस है उनमें आप देखोगे कि किस तरह से भारतीयों को छोटे छोटे फील्ड्स में रिजर्व कर दिया। वो हमको कार्नवालिस। तो कार्नवालिस 2 बार भारत आया, एक तो 1786 से और 1793 तक। फिर इसको जो है वापस चला गया ये, लेकिन विशेष स्थितियों में इसको वापस भेजा गया। और वो विशेष स्थितियां क्या थी कि वेलेस्ली ने जब भारत के राजाओं से सहायक संधि के द्वारा बहुत सारे साम्राज्यों को हड़प लिया, तो उसका विरोध हुआ। और उसका विरोध खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि वेलेस्ली का जो कार्य है वो व्यवहारिक नहीं है, एकदम से गैर कानूनी रूप से उसने भारत के राज्यों को हड़पा है या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया है। तो वहां पर जो इतना खेद पैदा हुआ लोगों के मन में, जो आपका नेगेटिविटी आई ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, तो उसको दूर करने के लिए वापस से भेजना पड़ा था उनको कार्नवालिस को। लेकिन कार्नवालिस जब दोबारा आया तो उसकी भारत में डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई। तो इसके 2 बार इसलिए आया है। पहली चीज, कार्नवालिस को हम किस चीज के लिए जानते हैं? इसको बोलना ये नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता है। नागरिक सेवा, इसको उनका जो नागरिक सेवा रहा, यानी कि जो सिविल सर्विस रहा, तो सिविल सर्विस के फील्ड में उसने क्या किया? सिविल सर्विस के फील्ड में उसने क्या किया? सिविल सर्विस के फील्ड में उसने किया आपका कि जितने भी ब्रिटिशियर्स थे उनको देता था वो हायर पोस्ट। क्या बोलेंगे? हायर पोस्ट उसने दिया। यानी यहीं पे उसने कहा कि जो है आपका एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी कि एक नस्लीय भेदभाव उसने किया। और उसने ये कर दिया कि जो भारतीय है वो उच्च पदों पर नहीं पहुंच सकते। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि कार्नवालिस के टाइम पर ज्यादातर भारतीय सिर्फ क्लर्क तक पहुंच सकते थे। यानी भारतीयों को 2 पोस्ट दी गई, या तो पियोन का या क्लर्क का। ठीक है, और यहाँ पर उसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए ये भारतीय जो है ये तो भ्रष्टाचारी हैं, और जो यूरोपियन अधिकारी हैं उनको उसने ईमानदार माना और कहा उच्च पदों पर ये व्यक्ति रहेंगे तो एक सही व्यवस्था बनेगी। तो इस तरह से उसने यहाँ पर सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवा को बढ़ाया और मजबूत किया। ठीक है, ब्रिटिशियर्स को हायर पोस्ट दिया और भारतीयों को क्या दिया? इंडियंस को क्या दिया? को ये मिलता था। इसीलिए इस पर आरोप लगे हैं किसके ऊपर? कार्नवालिस के ऊपर। ये जो घटना है यही जन्म देती है किसको? नस्लीय भेदभाव। यानी उसके ब्लड में ये शामिल था कि वो भारतीयों के साथ भेदभाव करता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार उसको बताया गया है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होना चाहिए। यानी हम जब लोगों को एक समान भाव से नहीं देख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका सभी यूरोपीय ईमानदार रहे हों, या सिर्फ यूरोपियंस के अंदर योग्यता थी किसी भी एक ऊंचे पद पर पहुंचने की, या हम भारतीयों के अंदर योग्यता नहीं थी ऊंचे पद पर पहुंचने की, लेकिन उनके अधिकारों का हनन हुआ। और यह हनन किसने कहा? यह हनन किया गया आपका कार्नवालिस के द्वारा। लेकिन फिर भी उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या कहा? नागरिक सेवा का जन्मदाता। बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी चीज उसकी पुलिस रिफॉर्म्स कौन कौन सी? तो पुलिस रिफॉर्म समझना, देखो दरअसल में क्या होता था, आप जानते हैं कि आज स्टेट किस में बटा हुआ रहता है? जिले में। और आपका बहुत समय पे मुगल शासन के समय पर भी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण राज्य को मुगल जो बांटते थे वो अपने किस में बांट देते थे? सूबों में बांट देते थे। ठीक है, और सूबों के फिर निम्न स्तर पर भी अपने अपने अधिकारी होते थे, गांव स्तर तक आपका संचालन होता था प्रशासन का। तो आप देखोगे धीरे 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 क्या हुआ, मुगलों के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जगह बनानी शुरू, तो यहाँ पर कुछ जमींदार आ गए। क्योंकि आपको देखना होगा, कुछ चीजें समझनी होंगी कि आपका जब बंगाल को कैप्चर किया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने, मुझे बताइए फटाफट से, कि आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए थे, हाँ या ना? और किस वर्ष में प्राप्त किए थे ये भी आपको बताना है। तो आप कहेंगे भैया उन्होंने ये अधिकार 1765 में प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि वो लोग बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। अब जो वहां से कलेक्शन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस कलेक्शन को करती थी किसके थ्रू? मैंने आपको बताया था 2 उपदीवान उन्होंने बनाए थे, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय। और मोहम्मद रजा खान और सिताब राय कैसे करते थे? वो गांवों में जमींदारों को कुछ जिम्मेदारी देते थे, तो जमींदार उस टैक्स को इकट्ठा करते थे, उस लगान को, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाते थे। तो जमींदार एक बड़ी शक्ति यहाँ पर बनने लगे थे, और जमींदारों को ही यहाँ पर जिले का प्रशासन भी, यानी कि पुलिस का काम भी जो करता था जिले में, वो जमींदार ही करता था। किसी को क्या दंड देना है, किस तरह से आपका उसको कटघरे में खड़ा कर देना है, या किसी की चीजें किस प्रकार से छीनी जाएंगी, तो जमींदार बहुत पावरफुल होते जा रहे थे। तो इसने पुलिस रिफॉर्म्स में क्या किया? इसने बोला तो जिला होगा, जिले में मजिस्ट्रेट एक नियुक्त होगा। तो जिले में इसने क्या बनाया? आपका एक मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा। मजिस्ट्रेट, इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा आपका इंस्पेक्शन का, निरीक्षण का कार्य, जो देखेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ की व्यवस्थाएं चल रही हो। निरीक्षण का कार्य, निरीक्षण का कार्य। ठीक है, तो आपका दूसरी चीज इसने क्या बोली? जो जिले में आपका मजिस्ट्रेट होगा उसके नीचे होगा एक जिला अधीक्षक, यानी मजिस्ट्रेट के नीचे कौन होगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। आज भी आप देखते होगे जो छोटे जिले होते हैं वहाँ पर एसपी होता है, जो बड़े जिले होते हैं वहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी होता है। तो इसने जिला अधीक्षक बनाया इसके अधीन, और जिला अधीक्षकों के नीचे इसने बनाया आपका थाना। क्या बनाए? थाना या चौकी, आप समझ सकते हैं उस समय के दौरान। तो यहाँ पर एक पोस्टिंग दी गई चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज यहाँ पर होता था, आज भी जैसे जनरली सब इंस्पेक्टर होते हैं इंचार्ज। तो जो थाना में चौकी इंचार्ज बनाया, यानी कि जो दरोगा बनाया, इस तरह से इसने पुलिस सिस्टम को एक लेयर में बांट दिया। और दरोगा की हेल्प के लिए हुआ करते थे कांस्टेबल। बात क्लियर है? यानी दरोगा बोले तो सब इंस्पेक्टर की हेल्प के लिए कांस्टेबल हुआ करते थे। तो इसने एक सिस्टमेटिक वे बनाया। अब इस सिस्टमेटिक वे में भी एक देखो इसका क्या, इस पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो इसने पुलिस रिफॉर्म्स किए, तो इसमें ज्यादातर दरोगा इसने कौन बनाए? तो ज्यादातर दरोगा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए। यानी कि दरोगा भी कौन हुआ करते थे? ज्यादातर अंग्रेज होते थे। बहुत कम मामलों में भारतीय व्यक्ति जो है या कोई भारतीय दरोगा होता था, क्या बोलेंगे, अधिकतर आपका अंग्रेज ही होते थे। तो रिफॉर्म्स इसने किए, क्योंकि कार्नवालिस को इन्हीं जिम्मेदारी के लिए तो ब्रिटेन भेजा उन्होंने कहा हेस्टिंग्स ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ियां या नाराजगी पैदा हुई है, उसके लिए आप एक काम करो, फिर से रीऑर्गेनाइज कर लो। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछे ना, कार्नवालिस को भारत क्यों भेजा गया था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए भेजा गया, और यहाँ की जो लगान व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए, इसको करने के लिए, यहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए इसको भेजा गया था, कार्नवालिस भेजा गया था। और कार्नवालिस को यूं तो कुछ व्यवस्था आपका हेस्टिंग्स के द्वारा बनी बनाई मिल गई, और बाद में इस कार्नवालिस ने जो व्यवस्था भारत में बनाई वो 1858 तक चली। तो कार्नवालिस ने जिस व्यवस्था का निर्माण किया वो कब तक चली थी? आंसर करें एक बार, तो आप बेशक ना लिखें लेकिन आपके जहन में होना चाहिए। कार्नवालिस ने जो व्यवस्था बनाई उसकी शुरुआत तो हेस्टिंग्स ने कर दी, लेकिन उसको रीऑर्गेनाइज किया कार्नवालिस ने, और वह व्यवस्था 1858 तक चली। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद में जो एक्ट आया 1858, वहां तक ये चली। इतनी बात आपको समझ में आई? यहाँ तक कि कुछ क्षेत्र भारत का 19% क्षेत्र नहीं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी के 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, क्योंकि अन्य प्रथाएं जो थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर भी बाकी क्षेत्र पर क्या लगता था? अगर सिर्फ 19% पर लगता था तो बाकी क्षेत्र पर हम आपको बताएंगे कि इन्होंने किया आपका जो 30% क्षेत्र था उस पर बाद में मालवाड़ी, आज की कक्षा में आप पढ़ोगे, थोड़ा धैर्य रखना। तो मालवाड़ी को इन्होंने लागू किया था, और 51% क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्या थी? रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि भैया इस सभी जगह ये क्यों लागू कर दिया गया, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जिस उद्देश्य से लाया गया था उस उद्देश्य में परमानेंट सेटलमेंट सफल नहीं हो पाया, इसलिए इसको ज्यादा बड़े क्षेत्रों पर लागू नहीं कर पाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे क्षेत्रों पर लागू नहीं कर पाई। तो क्यों, इसमें ऐसी क्या कमियां रही, तो उन पर भी विचार हम करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कितने क्षेत्र पर था? तो आप कहेंगे भैया ये आपका सिर्फ 19% क्षेत्र पर था। अब थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो मीर कासिम का नाम आप सबने सुना है, मीर कासिम का। तो मीर कासिम आप जानते हो अंग्रेजों की वजह से जब उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया, तो मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का उन्होंने नवाब चुना था। हाँ जी, हाँ भैया बिल्कुल हम इस बात से परिचित हैं। तो जब 17
इस बात से परिचित हैं। तो जब 1760 में उन्होंने 1760 में 1760 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट घटना है। 1760 में मीर कासिम ने क्या किया था, मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव दिए थे। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने गांव दिए थे? 3 गांव दिए थे। 3 गांव दिए थे, या हम बोले आपका 3 गांव नहीं 3 जिले हुआ करते थे वो सब, गांव तो छोटा शब्द। 3 जिलों की दीवानी थी, ऐसे लिखिए 3 जिलों की दीवानी, 3 जिलों की दीवानी थी। और वो 3 जिले कौन कौन से थे? उनमें एक जिला था आपका वर्धमान, तो वर्धमान भी कहा जाता था उस समय पर। दूसरा जिला था आपका मिदनापुर, बंगाल के जिले थे मिदनापुर। और तीसरा जिला था चटगांव। कौन से? चटगांव, चटगांव। 3 जिलों की जब उसको दीवानी मिल गई तो इसका क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर अंग्रेजों ने आपका इस समय पर क्या चलता था, हेस्टिंग्स के टाइम पर भी यहाँ पर चलती थी इजारेदारी प्रथा। तब जानते हैं इजारेदारी प्रथा को, जो शुरुआत में साथी आपका शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था इजारेदारी सिस्टम में? इजारेदारी में तो भैया ऑक्शन की जाती थी, बोली लगाई जाती थी, और जो भी जमींदार ज्यादा बोली लगा देता था उसको ठेके पर भूमि दे दी जाती थी। बाद में उसको क्या कर दिया गया था आपका, आप जानते हैं, पंचवर्षीय में भी तब्दील किया गया। लेकिन पंचवर्षीय में जब तब्दील किया गया 1772 में हेस्टिंग्स के द्वारा, तो कल कक्षा में हमने आपको बताया इस वर्ष में उस व्यवस्था को बदल के 1 वर्षीय कर दिया गया था। तो वो वर्ष कौन सा था? 1776 में, अर्थात उसके 5वें वर्ष में उसको क्या कर दिया गया था? उसको कर दिया गया था वार्षिक, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष में भी खामियां दिख रही थी। तो 3 गांव यहाँ पर इजारेदारी प्रथा लगती थी। फिर एक क्वेश्चन और पूछेंगे, 1765 में क्या मिला था उनको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, सब जानते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। उड़ीसा की दीवानी किन संधियों से मिली? तो आप बोलेंगे यहाँ पर हुई थी भैया इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद ट्रीटी के द्वारा गया। तो अभी लोगों के मन में एक विचार आया कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स इनकम हो, एनुअली फिक्स इनकम हो, और हम ये तय कर लें कि भाई यहाँ पर जमीनें कैसी हैं, उन जमीनों में पिछले वर्ष में क्या उत्पादन हुआ है, क्या उत्पादन की दर रही है। जैसे कि अकबर के समय पर भी दहसाला प्रथा आपका टोडरमल के द्वारा लागू की गई, तो उसमें क्या हुआ था, पिछले वर्षों का अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि कुछ अध्ययन कर ले हम, और कुछ इस तरह से हम एक फिक्स अमाउंट तय कर लें कि भाई जमींदार को इतना फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, और वो हमको इतना फिक्स अमाउंट दे दे ताकि एक आपका क्या हो कि आपका एक फिक्स इनकम आने लगे। अब फिक्स इनकम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक स्थायी टैक्स भी तो आरोपित करना पड़ेगा, हाँ या ना, कि भाई एक फिक्स रेवेन्यू आप लोगों को देना है, या बोले तो एक आपका निश्चित लगान आपको देना है, वो तय कर दिया जाए। और ये निश्चित लगान तय किया गया, इसलिए तो इसका नाम है स्थायी, यानी कि अगले 10 वर्ष के लिए। पहले तो इसकी बात थी, फिर इसको परमानेंट कर दिया गया, हमेशा कभी भी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि किसान भी परेशान रहते थे। अभी कोई आया नया, उसने बोला भैया 1/3 लेंगे, कोई आता था वो कहता था हम तो 1/2 लेंगे। जैसे राजाओं के समय पर भी आपने देखा, कोई 1/6 ले लेता था उपज का, कोई 1/2, कोई 1/3। बताइए, हम सब करके बताएं, इस बात को क्लियर है? तो जॉन सेट कौन हुआ करता था इस समय पे, इसलिए ना बना था? बताओ रेवेन्यू बोर्ड किस समय बना था? रेवेन्यू बोर्ड का ये अध्यक्ष था, याद है ना, हेस्टिंग्स ने तो रेवेन्यू बोर्ड बनाया, और जो मोहम्मद रजा खान था आपका और राजा सिताब राय, उन दोनों के ऊपर मुकदमा चला दिया था। बोलो भाई, हम सब करके बताएं एक बार। तो जॉन सोट, तो इसने रेवेन्यू बोर्ड बनाया था 1772 1772, ठीक है। तो रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था, इसके ख्याल में आया। एक दूसरा व्यक्ति था जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट जो व्यक्ति है साथी, जेम्स ग्रांट की क्या जिम्मेदारी थी यहाँ पर? जेम्स ग्रांट का क्या कार्य था? तो ये होता था कागजों की देखभाल, जो यहाँ पर कागजों की देखभाल करता था, यानी कि सुपरविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके हाथ में था, यहाँ के कागजों को जो देखता था। और ये जेम्स ग्रांट था इस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सारिस्तादार। कौन था? मुख्य सारिस्तादार था ये, इसको उस समय पे पोस्ट था कागजों की देखभाल के लिए, चीफ सारिस्तादार, चीफ सारिस्तादार, ठीक है। काम क्या था इसका? सुपरविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। अब समझे जरा ध्यान से। और तीसरा व्यक्ति कौन हो गया? तीसरा व्यक्ति हो गया कार्नवालिस। फिर भी कार्नवालिस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्नवालिस इस समय पे गवर्नर जनरल है, कार्नवालिस। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक्ट पढ़ाया था 1784 का पॉलिटी में। इसमें क्या कहा गया था? गवर्नर जनरल के साथ में 3 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, जो उसकी कार्यकारी परिषद थी। और साथ में आपका ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ होगा। क्या होगा? कमांडर इन चीफ होगा। यानी 1784 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ भी घोषित कर दिया गया। अब कमांडर इन चीफ जब उसको घोषित किया गया, यानी कि सैनिक शक्तियां भी किसके पास में आ गई, तो प्रशासनिक शक्तियां तो उसके पास में पहले से थे ही। अगर आपने 1784 का नहीं किसी साथी ने पढ़ा है तो पॉलिटी वाली क्लास में जाके पिट्स इंडिया एक्ट को जरूर पढ़ना, कि वहां पर आपका ये प्रक्रिया की गई कि उसको जो है आपका धीरे धीरे बंगाल के गवर्नर जनरल को, आपको सिर्फ इतना जानना है कि उसको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। और साथ ही उसको ये भी आपका 1786 में तो एक काम और किया गया 1786 के एक्ट में, कि गवर्नर जनरल को आपका वीटो पावर भी दे दी गई, यानी वो चाहे तो अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को माने या ना माने, विशेष स्थितियों में वो उनको रद्द भी कर सकता था और मना भी कर सकता था। हम सब करके बताएं जी भैया, हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, स्थायी बंदोबस्त का विचार इन 3 लोगों के मन में आया, और लिखना क्या बात है, इसको सबसे पहले लागू किया इन सब लोगों ने। सबसे पहले कहां पर लागू हुआ है? फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन करनी, बनाया गया था, बनाया गया। क्या बोलेंगे? जमींदार को तो बोलेंगे मेड द जमींदार। जब क्या परिवर्तन आएगा ये समझना है आप सब बड़े गौर से। तो जब उसको भूमि का स्वामी बनाया गया तो यहाँ पर क्या बोला गया? इसमें होता था आपका कि 11 हिस्से होते थे टोटल आपका स्थायी बंदोबस्त में। यानी मान के चलो किसी किसान का उत्पादन हुआ है, किसान का जो उत्पादन हुआ है, किसी किसान ने उत्पादन किया और उसकी जमीनों का एनालिसिस करके उसके ऊपर जो था आपका वो रेवेन्यू रेट फिक्स था, सबके लिए अलग अलग था, राजस्व दर निर्धारित था सबके लिए अलग अलग। तो यहाँ पर क्या होता था, किसान के उत्पादन के बाद में जो राजस्व वसूलेगा वो कौन वसूलेगा? जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, और साथ में इसी जमींदार को राजस्व वसूली का काम दिया गया। रेवेन्यू रिकवरी का काम कौन करेगा? राजस्व वसूली का कार्य इसी को दिया गया, राजस्व वसूली का कार्य भी, यानी कि रेवेन्यू रिकवरी का जो साथी फंक्शन था उसको भी यही ऑपरेट करता था। और जो राजस्व आएगा वो राजस्व होगा आपका 11 हिस्से होंगे, तो 10/11 हिस्सा तो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, 10/11 हिस्सा, और 1/11 हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा जमींदार। भाई जमींदार को अगर काम दिया जा रहा है तो उसको भी तो वही तो कुछ काम आपका लेगा इनसे चार्जेस। तो क्या बोलेंगे 10/11 हिस्सा किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1/11 हिस्सा किसका है? जमींदार का। यानी इसको ऐसे समझिए कि जो टैक्स आया टोटल उसके 11 हिस्से बना दिए, और या मान के चलो 11 किलो अनाज आया या 11 रुपये आया, ये समझिए 11 रुपये में कितने रुपये लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? बताओ, 11 रुपये आ गया मान के चलो, तो 11 रुपये में से 10 रुपये तो जाएंगे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1 रुपया जो जाएगा वो जमींदार को जाएगा। किसको? जमींदार को। हम सब करके बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कितना पैसा जाना है? और देखो इस व्यवस्था की वजह से हुआ क्या, अब चूंकि जो आपका लिया जा रहा है आपसे पैसा, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान इस रेवेन्यू को देते थे, उनके बीच में बिचौलिया कौन बन गया? जमींदार एक बिचौलिया बन गया, जमींदार एक बिचौलिया बन गया। यानी कि किसानों का जो सीधा संबंध रहा वो किससे रहा? जमींदार से, और ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा संबंध रहा जमींदार से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? दो चीजों का जन्म हुआ। एक तो पहली चीज तो ये थी, आप थोड़ा विचार खुद कर सकते हैं, कि जमींदार को 1 रुपया किसमें से मिलना था? जो उसने रेवेन्यू इकट्ठा किया किसानों से।
और ईस्ट इंडिया को कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था टोटल जो रेवेन्यू हमारा फिक्स है, जैसे 11 रुपए फिक्स है तो हमको तो भैया 10 रुपए से मतलब है। तो ये जमींदार क्या करने लगे, ये अतिरिक्त टैक्स इनके ऊपर थोपने लगे अपनी तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो किससे मतलब है, 10 रुपए से। अब मान के चलो ये यहाँ पर क्या कर दें, भाई 11 रुपए का इनका फिक्स बनता था, तुमको 10 रुपए दे दिए, अब ये यहाँ से एक्स्ट्रा 9 रुपए भी वसूल सकते थे या नहीं, हाँ या ना? तो उनको तो सिर्फ 10 से मतलब है, क्योंकि फिक्स है जो टोटल का कितना जाएगा आपका, वो लगभग 90% से आप आइडिया लगाइए, हालांकि 88% हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ, किसानों का एक दमन शुरू हुआ। और अंग्रेज सरकार भी यही चाहती थी, किसानों का दमन नहीं चाहती थी। अंग्रेज सरकार की इसके पीछे मंशा क्या थी कि भाई मान के चलो कि हम जमींदारों से फिक्स पैसा ले लेंगे, अब इसके बाद में जमींदार चाहे जो करें, तो जमींदारों की भी तो रुचि बढ़ेगी कि भाई किसी भी तरह से हमको उत्पादन जो है वो तो बढ़े, और वो क्या बोलेंगे, लोगों को कृषि के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई खेती करो, खेती करेंगे लोग तभी तो उत्पादन होगा और तभी तो रेवेन्यू जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी। तो उन्होंने इनके पीछे मंशा ये थी कि जमींदार जो खेती है उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, जमींदार भी किसानों पर जब आपका टैक्स थोप रहे थे, एक तो उनकी जेबें भर रही थी और साथ में वो किसानों को प्रताड़ित इस बात के लिए कर रहे थे कि तुम ज्यादा उत्पादन करो, तुमको ज्यादा उत्पादन करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो फिक्स रेट का पैसा जाना है वो तो जाना ही है। अगर फिक्स रेट का पैसा नहीं गया तब क्या होगा, तब क्या व्यवस्था थी, अगर पैसा नहीं गया तो असली मालिक बन गए यहाँ पर आपका जमींदार। और जमींदारों को यहाँ पर दो चीजें और दी गई, इस भूमि को ये बेच भी सकते थे, ठीक है, इस भूमि को ये बेच सकते थे, इस भूमि को ये किसी के पास गिरवी रख सकते थे, इस भूमि को ये उत्तराधिकार में भी किसी अपने पुत्र वगैरह को या किसी को दे सकते थे उत्तराधिकार में, यानी कि इनको हेरिडिटरी राइट्स भी मिल गए इस जमीन को लेकर। किसान की हालत कैसी रही होगी जरा सोच के विचार करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अपना फिक्स पैसा लेने से मतलब है ना, अगर उसका फिक्स पैसा नहीं गया तो तब क्या होता था, ये बात समझिए। तो इस तरह से किसानों का उत्पीड़न शुरू हुआ और इससे क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने कि भाई कहीं ऐसा तो पैसा ना दे पाए, तो इसके लिए बोलेंगे ये वसूली के लिए, रिकवरी के लिए, वसूली के लिए सूर्यास्त का नियम लागू किया। ये दरअसल में अगले वर्ष लागू किया गया था, सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त सॉरी 1793 में लागू हुई, 74 कहाँ से ध्यान आ गया, 93 में लागू हुई तो 1794 में लागू हुआ सूर्यास्त का नियम, सनसेट लॉ फॉर रिकवरी, सनसेट लॉ फॉर इंट्रोड्यूस्ड। अब ये सूर्यास्त का नियम क्या था कि भाई कैसा तो नहीं होगा, जमींदार से जो हमको फिक्स पैसा चाहिए वो फिक्स इनकम हमारी कहीं बंद ना हो जाए, तो ये क्या करते थे, उसको एक डेट देते थे कि भाई इस दिन की शाम तक तुमको ये लगान जमा करवाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी जो जमींदारी है, जो हिस्सा तुमको दे दिया गया है, उस जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, उसको अन्य किसी जमींदार को हम सौंप देंगे और उससे हम पैसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो जमींदार जो चाहेगा कि भाई मैं ये पैसा देने के लिए तैयार हूँ, भाई इसको मान के चलो, इसको इस समय पर देने हैं आपको 100 रुपये लगान देनी है, और ये 100 रुपये लगान नहीं जुटा पाया तो फिर क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 100 रुपये चाहिए अपने, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम ये जमींदारी, अगर कोई और व्यक्ति आकर के यहाँ पर कोई ये कहेगा कि ये 100 रुपये देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो जमींदार आदमी दे सकता है उस समय पे, किसानों की तो वो स्थिति नहीं थी, या कोई राजा दे सकता था। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने आकर के 100 रुपये की भरपाई कर दी उस शाम तक, तो जमींदारी उसकी, या कोई व्यक्ति नहीं आया तो हम खुद अपनी तरफ से नीलामी करा करके आपकी जमींदारी को नीलाम कर देंगे, और चाहे आपका कोई भी अब तक उस पर कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, आपका कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाएगा। अब जमींदार इसी के लिए क्या करेंगे, आप सोच के देखिए कि कैसे भी कैसे करके जो फिक्स पैसा अंग्रेजों के पास पहचाना है उनको, जो तय कर रखा है, उसके लिए वो किसानों का कितना उत्पीड़न करते होंगे। क्या किसानों के घरों से अनाज जबरन नहीं ले लिया जाता होगा, अपना राजस्व चुकाए जाने के बाद भी, अगर पूरी पूर्ति नहीं होती हो, या जबरन लोगों का बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि आपका शोषण, इसको हम कहेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका नहीं होता होगा, आप कहेंगे हाँ। तो इस तरह से जमींदार इस देश में उभरे, जिनके पास में बहुत बहुत जमीनें हुई, तो ये इसका आगे आके फिर क्या, इसका आप ड्रॉबैक समझ रहे हैं, नुकसान क्या हुआ, तो नुकसान क्या, उसका परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आपका जो है आपका पैसा मिल रहा था, लेकिन किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, तो किसानों का एक विद्रोह हुआ, या किसानों ने एक विरोध करना आंतरिक रूप से जारी रखा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अंग्रेज अधिकारियों को समझ में आया कि यार ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला परमानेंट सेटलमेंट से, तो इसी समय दो व्यवस्थाओं ने और जन्म लिया था। इसके बाद में भी साथ में समझाते हैं कि साथ में अच्छा समझ में आएगा, वर्ष आप देख लेना, वर्ष कौन कौन से हैं इसके समय पर। एक व्यवस्था देश में आई, रैयतवाड़ी, इसको नोट करना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था होते थे, जो मीडिएटर था इसमें जमींदार। तो उन्होंने कहा कि जमींदार को बीच से हटा दीजिए, जमींदार को बीच से हटा दीजिए, अब सीधे रेवेन्यू देगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देगा, किसान देगा, ठीक है। और इस तरह से रैयतवाड़ी को शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी भारत में 51% क्षेत्र पर लागू हुई, कितने क्षेत्र पर, 51% क्षेत्र पर ये लागू हुई, 51%। और इसमें क्या क्या चीजें की गई, याद रख लेना। इसको इसको 1792 में पहली जगह लागू किया गया था, इसको मतलब परमानेंट सेटलमेंट से भी पहले 1792 में 12 महल जो कि तमिलनाडु में, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में कर्नल रीड द्वारा शुरू किया गया था, इसके द्वारा, कर्नल रीड द्वारा। लेकिन बहुत छोटे से क्षेत्र में 12 महल में ये लागू हुई थी। और ये कब लागू हुई है, तो आप कहेंगे भैया ये तो आपका पहले लागू हो गई स्थायी बंदोबस्त से, तो लेकिन ये पूरी तरह से बहुत बड़े एरिया में इंप्लीमेंट नहीं। अंग्रेज इसको भी देख रहे थे कि हमारे एक अधिकारी है वहाँ पर 12 महल में, कर्नल रीड ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है। इसने क्या किया था, कर्नल रीड ने 1/3 राजस्व को फिक्स कर दिया सीधे किसान से कि भैया तुम जो उत्पादन करो उसका 1/3 हमको दे देना, और कोई जमींदार का कोई चक्कर नहीं है, आपको किसी शोषण कोई आपका करे, ये भी, इससे भी आप बच जाएंगे, ठीक है, आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, और सीधे आपको 1/3 देना है और 2/3 अपने पास रखना है। तो किसानों को भी ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कर्नल रीड की इस व्यवस्था को, आपका छोटे से क्षेत्र के एनालिसिस के बाद में ये देखा गया कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद में किसान बहुत नाराज हैं, तो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि कर्नल रीड की जो व्यवस्था है क्यों ना उसको लागू किया जाए। तो इसके लिए काम किया मुनरो ने, मद्रास का एक गवर्नर था 1820 में, यहाँ पर इसका 1820 में मद्रास के गवर्नर, क्या बोलेंगे, कहाँ पर लागू है, मद्रास के गवर्नर था, गवर्नर नहीं, गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर ने शुरू किया गया। और कैसे शुरू किया, इसके बाद में इसको कहाँ पर, बम्बई में, और फिर आपका कर्नाटक क्षेत्र में जो कुर्ग है, इस तरह से इसको लागू किया गया, और साउथ में 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया। इसको खत्म कर दिया गया बीच से जमींदार को, यानी कि किसान कौन हो गया, भूमि का स्वामी हो गया, किसान को भूमि का स्वामी बनाया, किसान को भूमि का स्वामी बनाया, किसान को मेड द फार्मर